क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आज हमारा आर्टिकल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आपने इसका ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करना है। हमेशा से आपको पता है कि हमने प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर से शुरू करना होता है। अगर आप किटल की बुक से प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर जो डायग्राम में बना के दिए हुए हैं वो देखें तो ये 3 प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होते हैं डायरेक्ट लैटिस के। और अगर आप इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लेते हैं तो आप जानते हैं फार्मूला हमारे पास है ये B1 2 पाई A2 क्रॉस A3 और A1 डॉट A2 क्रॉस A3। अब आप इसी तरह A2 क्रॉस A3 एक A/2 इसमें आ जाएगा, एक A/2 इसमें आ जाएगा, ये कॉमन। और इनसाइड इनके वेक्टर्स की क्रॉस ले ली और डिनोमिनेटर में भी ऐसे किया। और इसका आप सिंपल जो एफएससी में आपने पढ़ा I और J के X Z और Y ये सभी यूनिट वेक्टर है ना, I यूनिट वेक्टर J या K की तरह। आप इनकी डॉट क्रॉस सॉल्व कीजिए तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा ये। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आया ये डायरेक्ट लैटिस का लास्ट आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो उसका डायरेक्ट लैटिस वेक्टर डायरेक्ट यूनिट सेल का वो ये है। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है किसका? FCC का। और BCC का ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट लैटिस यही आया। आप चेक करें जाके आर्टिकल में, तो इन द सेम वे एक ही आपको कैलकुलेट ये करना है, सेकंड और थर्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ कंक्लूड करते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या आप इसका जो रेसिप्रोकल बनाएंगे ये वही रिजल्ट हैं जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के हैं। और वॉल्यूम लेंगे इसका A1 डॉट A2 A क्रॉस 3, ये नीचे आपने डिनोमिनेटर में जो सॉल्व किया है तो ये बनेगा A³/4। ये इसका वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव लैटिस सेल जो है, ठीक है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल में लेंगे तो B1 B2 ये B1 और B2 और B3 का डॉट लेंगे और क्रॉस लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा। अब अगर आप ब्रिलियन जोन लेना चाहते हैं तो जैसे पहले हम करते थे आप वही ऑप्शंस बनाइए। देखिए पॉसिबल 2 पाई/A, पॉसिबल क्या हो सकता है? X पॉजिटिव नेगेटिव सभी पॉसिबिलिटीज़ बना लीजिए और इनको बना के इनके पेयर्स बना लें तो कुल मिला के ये पेयर्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्टेस्ट वेक्टर्स बन जाएंगे साइड। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने हैं तो ये 2 आपको पता है इस साइड पर आ जाता है B1/2, तो ये π/A ये टर्म, π/A दिस टर्म, π/A दिस टर्म, π/A दिस टर्म। इस तरह ये 8 साइडेड के दरमियान में जो वेक्टर आएगा, जो एक डायग्राम सी शेप आएगी, वो ब्रिलियन जोन बन जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रक्चर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर आपने क्रिस्टल के फाइंड करने हैं। ये लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। देखिए स्ट्रक्चर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स हैं उनमें से कौन सी प्लेन से लाइट ने स्कैटर होके आना है और किस प्लेन से लाइट स्कैटर होके आउट ऑफ द क्रिस्टल नहीं पहुंच सकेगी। तो ये प्लेन्स बताएंगी एग्जिस्ट कौन सी प्लेन्स की सिग्निफिकेंस है और किसकी नहीं है। इसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसी के लिए आप फ़र्ज़ करते हैं कि एक्स रे अगर किसी क्रिस्टल पर फॉल करती हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्कैटर होकर वापस आएगा। वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? एक वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, एक उसके एंगल के ऊपर, फेज़ के ऊपर। जब वेव है तो वेव फंक्शन आप अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल या साइन और कॉज की फॉर्म में। डेल्टा के आप जानते हैं वेव वेक्टर में चेंज। और दूसरा एक्सरे कितने वॉल्यूम के ऊपर फॉल की, तो 3 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंस हो रही है। आपने ये तीनों के तीनों यहाँ पर कंबाइन कर दिए और NR एक्सपोनेंशियल और D भी कंबाइन हो गए। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड है। हमारे पास तो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है। इंटेंसिटी क्या होती है आपको पता है? एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड का कॉन्जुगेट आपने क्वांटम में पढ़ा था, इंटेंसिटी आ जाती है। लेकिन अभी हम इसी एम्पलीट्यूड को फाइनल लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये इसी फार्मूले को दोबारा रीराइट करके यहाँ पे लिख लिया। सिर्फ फ़र्क क्या है
डेल्टा के रेसिप्रोकल में डेल्टा के को जी कहते हैं, ऑलरेडी आर्टिकल में किया तो डेल्टा के को जी कह दिया, ये आ गया। ये सिर्फ एक सेल के लिए था, यूनिट सेल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एम्पलीट्यूड आ गया पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, और ये एक सेल का है। एक सेल में जो एम्पलीट्यूड होगा यानी ये एम्पलीट्यूड, इसे एस जी यानी स्ट्रक्चर फैक्टर कहेंगे। तो ये n इस सारे को एस जी से रिप्लेस कर दिया। ये अब आपके पास आ गया वही एस जी जिसे हम स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर फैक्टर में n क्या है? n आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पर एक्सरे को फॉल करना है, और इन इलेक्ट्रॉन्स नहीं उन एक्सरे को स्कैटर करना होता है। हम थोड़ा सा इन डेप्थ अगर देखें तो इस एन आर को मैं लिख सकता हूँ एन जे आर माइनस आर जे। सर ये कैसे लिखा जा सकता है? आप ये डायग्राम देखें। फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास एक ओरिजिन है, आप एक इस पॉइंट के ऊपर एक्सरे को फॉल करें, लेकिन इधर थोड़ी करना है, आप एटम चेंज करेंगे, जेथ एटम के पास भी जाएंगे, उसके बाद सारे के सारे सराउंडिंग पार्टिकल्स पे भी जाएंगे आप। तो आप देखिए जेथ एटम में एक एटम ये और एक ये एटम है, जेथ एटम है उससे किसी नेक्स्ट वाले एटम पर मूव करके जाते हैं, तो क्या होगा? अगर जेथ एटम का डिस्टेंस आर जे है, नेक्स्ट वाले एटम का डिस्टेंस आर है, तो डिफरेंस क्या हो गया? आर माइनस आर जे। इसे आसानी के लिए रो कहा। तो हम एटॉमिक पोजीशंस को जब मूव करते हैं तो मूव करने के लिए जो डिस्टेंस में वेरिएशन है, ये वेरिएशन अब एन जे मैंने लिख दिया आर माइनस आर जे, यानी जे से आप अगर इस पॉइंट पे जाएंगे इसका अपोजिट कर लें तो एन जे जेथ एटम से यहाँ जाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? आर माइनस आर जे। आर माइनस आर जे को रो भी कह रहे हैं, ओके। अब आप इसी पॉइंट को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये देखिए एन आर की जगह पर आपने क्या कर दिया? ये एन जे और रो बन गया एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बनेगी? ये देखिए रो आर माइनस आर जे इस साइड पर आ जाएगा, बनेगा आर जे प्लस रो। वो आपने इस आर को रिप्लेस कर दिया इस फैक्टर से, ये जो फैक्टर, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके ये दोनों सेपरेट कर लें, ठीक है। अच्छा, और ये जो टर्म बन गई इस एक्सपोनेंशियल को सेपरेट करने पर, इसे हम कहते हैं दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रक्चर फैक्टर फ्रॉम द वन एटम। ये एक एटम, इंडिविजुअल जेथ एटम, किसी जे एटम का कंट्रीब्यूशन है, और अकेले एटम की कंट्रीब्यूशन को फॉर्म फैक्टर कहेंगे। ये देखिए फॉर्म फैक्टर, ठीक है। और स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा? आप जानते हैं एक यूनिट सेल ने जितना कंट्रीब्यूट करना है इंटेंसिटी के अंदर उसे कहते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर, और एक एटम ने जितना कंट्रीब्यूट करना है उसे फॉर्म फैक्टर। तो ये फॉर्म फैक्टर सारे को कहा, ये फॉर्म फैक्टर बन गया। फॉर्म फैक्टर को इसमें आप यूज़ करने पर आपके पास बन जाए, सारी टर्म को एफ जे कह दिए, बाकी टर्म एज इट इज़। अब जी डॉट ये आर जे लिखा हुआ है, ठीक है, आर जे। तो आप आर जे और ये कैपिटल जी, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ये वैसे ट्रांसलेशन वेक्टर है रियल लैटिस का, एक्स जे ए वन वाई जे ए एंड सो वन। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जे, ये आप जानते हैं इससे पहले लेविस इक्वेशन पढ़ा था, 2 पाई और ये डेल बनता था, जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है या 0 आ जाती है पीछे आर्टिकल में। तो इसे करेंगे आपके पास सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्म फैक्टर, इस वैल्यू को दोबारा यहाँ रिप्लेस कर दिया सिग्मा जे एफ जे और एज इट इज़। यहाँ तक आप देखें, मैं आपको इसके लेक्चर नोट्स भी सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट में हम इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया, ये पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आपका एक क्विज़ भी लूँगा मैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।